नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो यूपी पीसीएस या आरओ की वैकेंसी है उसके लिए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसका आज ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी देखेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी जो है बिल्कुल शुरुआत से हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू सीरीज़, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक, तो देख रहे हो पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, वहाँ से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। और यकीन मानना, आप आर का पेपर लेके बैठ जाना और पॉलिटी के या कोई भी जिस भी सब्जेक्ट का कवर हो जाए, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा दूँ उसके बाद देख लेना पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं। ठीक, एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएंगे पीवाईक्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों में। आप पीवाईक्यू अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीलिम्स और मेंस में, आरओ के खासकर। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय संघ स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अंग्रेजों का अंतिम चार्टर था ये, और सबसे बड़ा, अंतिम अधिनियम था ये और सबसे बड़ा अधिनियम था। और आप देख सकते हो कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार ये आ चुका है प्रश्न। अखिल भारतीय संघ तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावित हुआ था। अब भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि भारत शासन अधिनियम में कुल 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। जैसे वर्तमान में हम लोग 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, तो उस समय कितनी थी? 10 अनुसूचियां ऑलरेडी थी। और धाराएं कितनी थी? 321 धाराएं। प्रमुख विशेषताएं क्या थी इस अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम 1935 की? पहला था कि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत क्या हुआ कि केंद्रों में द्वैत शासन, प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्रों में द्वैत शासन लागू किया गया। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, जैसे कि अभी क्वेश्चन में आया था, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों तथा देसी रियासतों मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देसी रियासत के संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। मैंने बताया कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। कब? 1937 में। ये 1937 में लागू हुआ किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। आगे देखें, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। उसके बाद प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार आ चुका है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। तो 1935 अधिनियम के तहत अलग किया गया था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। डेट पूछेगा तो 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, का, खा, गा। ठीक है ना, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल उस समय था ही, तो सारी शक्तियाँ क्या थी? अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेटमेंट्स आया हुआ प्रश्न है, कि निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? जैसे कई बार आपने सुना होगा कि प्रस्तावना को, जन्म कुंडली प्रस्तावना को, परिचय पत्र प्रस्तावना को, आत्मा, ये सब किसने कहा है? वैसे ये भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन का पूरा नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन, ध्यान देना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक और चीज़ कही है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही कहा है। क्लियर हो गई चीज़? चलो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता रहेगा मैं बताता चलूँगा, और जो समझाने लायक नहीं है उसको छोड़ते चलेंगे।
आगे देखें। भारत सरकार एक्ट या अधिनियम 1919 आधारित था। किस पर आधारित था? तो 1919 में आपको पता है क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। मार्लेमेंटो आपको पता होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 1909 में आया था। और रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को आया था। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। चारों जो है घटनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में। ठीक है, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे उस समय, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ध्यान देना, जैसे मार्ले मिंटो है 1909 में आया था, तो मार्ले कौन था? मार्ले भारत सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है, आगे चलो। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आर 2023 री एग्ज़ाम में। एक प्रश्न, चाहे वो संविधान हो, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, क्योंकि इस बारे में नहीं गया, पूरे PYQ से ही आए थे क्वेश्चन। क्या कह रहा है? संविधान का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान का प्रथम सत्र पूछ लिया, पहली बैठक पूछ ले कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डेट आपको पता होगी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। कौन होते हैं? देखो लिखा हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। कहाँ होती है बैठक? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में होती है। बहुत अच्छे से याद रखना, दिल्ली में होती है। क्लियर? आगे अगला है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो बना था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। याद रखना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी में गवर्नर जनरल का पद आया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 को कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? देखो जैसा मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में, वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। लेकिन जो स्थापना हुई थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, वो 1774, एक साल बाद हुई थी। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पूछ लिए जाते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा वहाँ पे अगर कथन कारण में आ गया तो। ठीक है, तो इसका एक ही रास्ता है, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है। अगला देखो कि मार्लेमेंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं था? यहाँ नहीं बोला गया है। तो 1909 में क्या क्या हुआ था ये पता होना चाहिए। तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत मिला था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति आई थी 1909 में, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये गलत है। ठीक है, चौथा आपका गलत है। 1909 की अधिनियम में डी वाला नहीं था। अगला देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ऐसा हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखता था, एक तरीके से इतना समझो। ठीक, बॉडीगार्ड की तरीके कि आप क्या कर रहे हो, PA के तरीके, पर्सनल असिस्टेंट की तरीके। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ये आपको स्टेटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हुआ था 1813, इनका जो चार्टर एक्ट था उसमें ये चीज़ें हुई थी। ठीक है ना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था या अधिनियम था, उसमें क्या था कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा एक बजट के अनुसार। ठीक, ये किस में था? 1813 में था, याद रखना है।
अगला है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृत्ति हुई थी? विधि सदस्य कब आया था? तो देखो, विधि सदस्य आया था आपका 1833 में। 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। ध्यान दो, 1833 से पहली बार विधि सदस्य की गठन हुआ, विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। था कौन? लॉर्ड मैकाले था, जिसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया था। ठीक है, आगे। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग कर दिया गया? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1784 में हुआ था। किसी एक्ट में नहीं हुआ था। ठीक है, सब गलत है इसमें, ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखेंगे, क्या कह रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। 1861 का जो अधिनियम था उसमें प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जब आप आगे संसद पढ़ाऊंगा तो उसमें आर्टिकल 123 बताऊंगा, उसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वो शक्ति सबसे पहले 1861 एक्ट के तहत ही थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1861 के तहत ही ये शक्ति मिली थी। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, बिल्कुल गलत है। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, बिल्कुल गलत है। अब 1861 के अधिनियम के तहत क्या क्या विशेषताएं थी वो थोड़ा देख लो। 1861 अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। वर्तमान में भी 6 माह है। वर्तमान में आर्टिकल 123 के तहत अगर अध्यादेश जारी होता है तो उसकी जो अवधि है जो 6 माह तक है। अधिकतम, ठीक है, वैसे 6 हफ्ते तक है 6V, लेकिन अधिकतम बोल देगा तो वो आज भी 6 माह तक ही है। ठीक है, अब इसके तहत प्रमुख देखो, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। कब? 1861 से। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया। केवल पढ़ना है, रटना नहीं इनको। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 66, 97 में विधान परिषद का गठन हुआ। इसके तहत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट, इसके तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना शुरू हुई 1861 एक्ट के तहत, जिसमें 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापना की गई। 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापना हुई। तो यूपी जीके में पूछ सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट किस क्रम का था? तो चौथे क्रम का था। 1861 एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है कि भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो महारानी का जो घोषणा पत्र था 1857 की क्रांति के बाद आया था, वो है 1858, जिसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना अपने को। हाँ, ये देखिए, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? प्रतिनिधि संस्थाएं तो ये हुई थी 1861 एक्ट के तहत, जिसके बारे में हम लोगों ने
सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो याद रखना है प्रतिनिधि संस्थाएं पहली बार प्रारंभ हुई 1861 एक्ट के तहत। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचक, जिसमें मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो 1909, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट भी या मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मार्ले कौन था? भारत सचिव। और मिंटो कौन था? मार्ले मिंटो। मिंटो मार्ले नहीं था, ये गलत लिखा हुआ है, मार्ले पहले आएगा। तो मार्ले कौन था? भारत सचिव था। और मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था। क्लियर हो गया? चलो, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उच्चायुक्त। आज भी उच्चायुक्त राजदूत विदेशों में नियुक्त होते हैं ना, तो भारत के लिए उच्चायुक्त जो पद का सृजन हुआ था वो 1919 अधिनियम के तहत हुआ था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ याद रख लेना है आप लोगों को, जो जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ। 1919 एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था? देखिए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। जैसे मैंने बताया था कि 1935 में क्या हुआ था कि प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त होकर केंद्र में लागू हुआ था। लेकिन प्रांतों में कब लागू हुआ? तो 1919 में प्रांतों में लागू हुआ। ठीक है, इसके तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और विधानसभा का गठन हुआ। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 6 में से 3 भारतीय होंगे, 3 अंग्रेज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो, इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी 1926 में। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया और इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। जो साइमन कमीशन आना था वो 1919 के एक्ट की ही जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन किसी कारणवश, अब 10 वर्ष के बाद का मतलब है कि 1929 में आना था, लेकिन आगे आ गया कब? 28 में ही, 27 में नियुक्त हो गया। ये क्यों हुआ था? ये आगे हम लोग साइमन कमीशन वाले में बात करेंगे डिटेल्ड में। आगे देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना में निम्न बातें थी। कौन सी बातें थी? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, प्रशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए बी दोनों या उपयुक्त सभी गलत है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि 6 सदस्य थे जिसमें से 3 भारतीय होने थे, तो भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, सही बात है। प्रशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी सही बात है। तो कुल मिला के ए बी दोनों। और अगर ये नहीं भी आता किसी को तो भी वो समझ सकता है कि ए बी दोनों दिया हुआ है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है 90% चांस में कि ए बी दोनों वाला ही सही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है आप लोगों को। कौन सा नंबर था ये? 17। हाँ, इस पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? देखते हैं कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। बिल्कुल नहीं, 1935 हम लोग देख चुके हैं, कहीं भी मूल अधिकारों की बात नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। बिल्कुल नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रशय दिया गया था। बिल्कुल नहीं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने जारी की 1928 में, इसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। अब मूल अधिकारों की फिर मांग हुई थी 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग की थी, लेकिन अपने जो रिपोर्ट थी उसमें आश्रय दिया था, तो नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को। ठीक है, बाकी किसी में 1935 का एक्ट आया था, अगस्त प्रस्ताव के प्रस्ताव, इसमें किसी में भी मूल अधिकारों के बारे में नहीं था। ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को। ठीक, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1935 में क्या नहीं हुआ था?
तो देखो, एक संघ की योजना पर विचार, ये सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाए, नॉमिनेट होना, बिल्कुल नामित होना था, बिल्कुल सही है। विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। देश के लिए लिखित संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा 1935 में थी ही नहीं, ये बहुत बाद में आई है। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 अधिनियम को दासता का एक नया अधिकार पत्र कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छे से याद रखना ये स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको या तो लिखते चलो या बार बार पढ़ते चलो, याद होते जाएंगे। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में। देखो, 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था ब्रिटेन की संसद में, और इसको तुरंत बहुत ही कम समय में मंजूरी मिल गई थी 18 जुलाई। ये मैंने आपको थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी पहले तो उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखो, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ बोला गया है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, लेकिन सैकड़ों बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कब हुई थी। यहाँ गठन पूछा गया है, लेकिन पूछा गया था घोषणा कब हुई थी। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1946 को, और ये 2022 पीसीएस में आया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, गठन, तो आप करोगे सितंबर 1946 को, वो भी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। ध्यान देना है क्या कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? डेट 26 अक्टूबर 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। कितने सदस्य? 5 सदस्य, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, ध्यान देना है। आगे देखो, आगे मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं मिलान। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1909 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। तो बस लॉर्ड मिंटो दिया हुआ है, ए का 3 मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने बताया है पीछे एक्सप्लेन किया है, बस वही कर रहा हूँ। बस जैसे ही 1 हुआ तो आप तुरंत पहले तो एलिमिनेट कर दो। ए का 3 है, ये नहीं हो सकता। ए का 4 दिया हुआ नहीं हो सकता, ये 2 दिया हुआ नहीं हो सकता। बस ऑप्शन डी इज़ द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हो? लेकिन फिर भी और देखो, 1935 में द्विशासन पद्धति होगा, प्रांतीय होगा, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। लखनऊ समझौता 1916, क्यों? लखनऊ समझौता हुआ था, अंबिका शर्मा माजुमदार अध्यक्ष कर रही थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए थे। इस वजह से लखनऊ समझौते को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबको पता होता है, तो 2 चीज़ें पता हो गई, आराम से ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही देश का विभाजन हुआ था। कब? 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था। जो आप ये वो वाला 3 जून 1947 है, पहले तो समझो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कही जाती है, इसी को विभाजन योजना कही जाती है, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखना। हुआ क्या था? बंटवारा हुआ था। आपने देखा होगा फिल्मों में गदर एक प्रेम कथा, कि उस पर पाकिस्तान से ट्रेन भारत की ओर आती है, भारत से ट्रेन पाकिस्तान की ओर जाती है, और खूब लोग कट मर रहे हैं, है ना, यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। तो वो सीन हुआ था 3 जून को, ठीक। तो इस वजह से याद रखना है विभाजन योजना। अधिनियम प्रमुख प्रावधान देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 में हमें पता है मार्ले मिंटो सुधार,
भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1935 जैसे आया तो हमें 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। क्या 2-3 पॉइंट हमें पता है कि 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था 1935 में, और प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में था। तो हमें ये देखो दूसरा लिखा हुआ है केंद्र में द्वैत शासन, और हमें पता चल गया है कि 1935 के तहत केंद्रों में द्वैत शासन लागू किया गया था प्रांतों से हटाकर। तो हम डी का 2 कर सकते हैं। डी का 2 जैसे ही करेंगे तो सी तो कट जाएगा, सी पूरी तरीके से कट जाएगा। और हमें ये पता है कि जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1892 अधिनियम के तहत। तो ए का हो गया 3, जो मुझे पता है वो वैसे बता रहा हूँ। ए का हो गया 3, तो ए का 3 जैसे हो गया, बस टिक मारो। ठीक है, वैसे भी ये जो पॉइंट है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में, उसको आप या तो रट लेना या नोट कर लेना, उसके बाद रट लेना, रटना जरूरी है। आगे भारत, अच्छा कथन कारण से है, ध्यान देना यहाँ पर। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बहुत अच्छी बात है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, तभी तो इम्पोर्टेंट है संविधान। कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ग्रहित संविधान का मतलब है कि भारत ने संविधान बनाने में कई देशों के संविधान का अध्ययन किया है, कई देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। अब ग्रहण किए गए हैं मतलब ग्रहित, मतलब भारत के संविधान ग्रहित संविधान है, जो कि बिल्कुल सही है। अब देखो दोनों साथ में कंपेयर करो, क्या भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है, इस वजह से भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? गलत। भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये अलग मैटर है, और ग्रहित संविधान है, ये अलग मैटर है, लेकिन एक दूसरे से कंपेयर नहीं है। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी वाला आपका सही हो गया। इस प्रकार से सॉल्व करना है। आगे देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि संघीय भाग लागू ना होने का एक ही कारण था कि देसी राजा, जो देसी रियासत थे, वो शामिल नहीं हुए थे। निर्धारित संख्या में देसी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे, एकमात्र कारण था इसका। ठीक, वो मैं पीछे एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? एक संविधान देने का प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, और 22 जनवरी 1947 को उसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया, मंजूरी मिल गई, 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई थी। डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो डेट को अच्छे से याद करना, जो भी आ जाए, इग्नोर मत करना डेटों को। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। बिल्कुल सही, सभी चारों। भाई आज अगर आप भाषण सुनो टीवी न्यूज़ या मोबाइल पे यूट्यूब पर, तो कई सारे लोग क्या कहते हैं, अरे राहुल गांधी जी वो क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र है तभी तो खतरे में होगा ना। तो लोकतंत्र गणतंत्र बिल्कुल है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बिल्कुल है, लोकतांत्रिक समाज बिल्कुल है, समाजवाद से बंधा हुआ है भारत जो है, बिल्कुल सही। तो सभी सही है। आगे अब देखिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों से संबंधित जो PYQ जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का
परामर्शदाता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो देखो, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कह दें या सलाहकार कह दें, भाई परामर्श कौन देता है? वही देगा जो सलाह देगा। तो परामर्शदाता बोल दें या सलाहकार बोल दें, एक ही बात है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव, ऑप्शन सी। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार। देखो लिखा हुआ है संवैधानिक परामर्शदाता, लेकिन संवैधानिक सलाहकार आपको किताबों में आराम से मिल जाएगा। ठीक, भाषा का प्रयोग थोड़ा सा अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ना है इसी वजह से। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे अगर तो पता चलेगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बस ऑप्शन सी मार देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखो इंग्लिश भी आपको देवनागरी लिपि में लिखी हुई मिलेगी। अगला देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होता है संविधान सभा की पहली बैठक। जब पहली बैठक होगी उसके बाद ही तो संविधान बनना शुरू होगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को, और इसमें जो है 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान कब पारित होता है? 26 नवंबर 1949 को पारित होता है, लेकिन पूर्णतः पारित होता है 26 जनवरी को। और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि ये है आपका 26 जनवरी। ठीक, अब आप क्रम से लगा सकते हो कि सबसे पहले बैठक होगी तो चौथा पहले पे आएगा, तो ए और सी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद एक आएगा प्रारूप समिति, उसके बाद संविधान पारित हुआ जो कि 16 आर्टिकल लागू हुए थे, उसके बाद पूर्णतः लागू हुआ। तो कुल मिला के ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, तो एलिमिनेट करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखें, उन्नीस में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा सही है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। बिल्कुल नहीं, मनोनीत नहीं किए गए थे सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। बिल्कुल नहीं। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। बिल्कुल सही। अगर आप घटना चक्र भी उठा के देखोगे तो पहला जो स्टेटमेंट, पहला जो चैप्टर है वो इसी से शुरू होता है, और उसमें कई प्रश्नों में दिया हुआ है प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे और देशी रियासतों से नामित हुए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारतीय संविधान सभा की जो बैठकें हुई, कुल बैठक 166 हुई थी। 166वीं बैठक जी आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को ये आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये दोनों अपनाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। अधिवेशन पूछेगा तो 12वां अधिवेशन था। अधिवेशन का क्रम क्या था? 12वां था। बैठक कौन सी थी? 166वीं। आगे अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया किसने था? क्रिप्स मिशन आया था तो ये तो अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बिल्कुल नहीं। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिशन जो 16 मार्च 1946 में भारत आता है, इसी ने संविधान सभा के गठन की बात रखी और इसी ने संविधान सभा का गठन किया। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। याद रखना कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य आए थे। और कैबिनेट मिशन ने ही चुनाव करवाया था संविधान सभा का। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो देखो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें 14 सदस्य थे। कितने थे? 14 सदस्य थे। और अंतरिम सरकार मैं आपको बता चुका हूँ गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1947 को।
सॉरी 1946 को, लेकिन घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त। भाई घोषणा पहले होगी ना, फिर बाद में गठन होगा। तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी और गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्य थे। आगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। क्या किया? एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। क्या रखना है? कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। ध्यान देना है इसको। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं। तो ये कांग्रेसी नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, बाकी सभी कांग्रेसी थे। के एम मुंशी ऐसे कांग्रेसी थे, तो के एम मुंशी जो थे, ये कैसे कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति में भी शामिल थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, उसमें से के एम मुंशी भी एक थे। ठीक है, अब बाद में टी कृष्णमाचार्य आ गए थे, लेकिन पहले के एम मुंशी थे। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने नहीं किया था? तो लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। हिंदू महासभा के श्याम प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के B.R. अम्बेडकर बम्बई से और कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो आप बम्बई करोगे। ठीक है, ध्यान देना, मैं ओरली बता रहा हूँ, बम्बई करोगे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? तो पहला दिन था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन डी, कई बार आ चुका है प्रश्न, ध्यान देना है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था। अब देखो, यहाँ पे मैं ट्रिक बता दूं आपको, जहाँ भी आपका प्रांतीय आ जाए, प्रांत आ जाए, आपको सरदार पटेल टिक करना है। जहाँ भी आपका संघ आ जाए, संघ, वहाँ पे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक करना है। बस हो गया। क्या आया हुआ है? प्रांतीय, तो सरदार पटेल टिक करोगे। आगे देखो, जो इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, जैसे नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति समझौता समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति अंबेडकर साहब, सलाहकार समिति पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति तो JB कृपलानी, SC मुखर्जी। लेकिन अगर उप हट जाए और केवल समिति आ जाए, ध्यान दो, अगर उप हट जाए, मूल अधिकार समिति आ जाए केवल, या अल्पसंख्यक समिति आ जाए, तो सरदार पटेल करोगे। ध्यान देना। संघ संविधान समिति, मैंने कहा था जहाँ संघ आ जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू करोगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल करोगे। ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हम लोग देख चुके हैं, BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति बहुत ही प्रसिद्ध समिति है, झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा, मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए। अब देखो, यहाँ पे या तो ये आ जाएगा या तो डायरेक्टली पूछ लेगा मूल अधिकार समिति। यहाँ अगर मूल अधिकार उप समिति होता दूसरा होता, लेकिन मूल अधिकार समिति है, तो आप करोगे सरदार पटेल, जो कि हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा था। बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके पूछा गया है, बाकी कोई दम नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान देना। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।
भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, अर्धसंघीय संविधान लागू हुआ, ये सभी शब्द आ जाए तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अब पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। प्रस्तावना के बारे में है, तो प्रस्तावना कब पारित हुई, कब पेश की गई प्रस्तावना? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पास कब हुई? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पास ये मंजूरी कब मिल गई? तो 22 जनवरी 1947 को मिल गई थी। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। आगे देखें। आगे क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका है? निम्न कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है के.सी. वियर का। के.सी. वियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कहा जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको अच्छे से या तो रट डालो या नोट कर लो अलग से, आगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पूछा गया कौन सा सही नहीं है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बिल्कुल सही, वही कांग्रेसी थे, ये हम लोग देख चुके हैं अभी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। और यहाँ से देखो ये ए और बी जो कथन दिए हुए हैं इनसे अलग अलग प्रश्न बन चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। संविधान को किसने स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने स्वीकार किया था, बहुत बार आया है। प्रारूप समिति में कांग्रेसी कौन थे? के.एम. मुंशी कांग्रेसी थे, बहुत बार आ चुका है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पंचायती राज जिसने बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक, उसको पता होगा ये। बचा क्या? ऑप्शन डी टिक मारो। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, गलत। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। भाई जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, टेंशन नहीं लेना है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये हम लोग देख चुके हैं शायद, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा था। ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? कानून कौन बनाया था? संविधान किसने बनाया था? बी.आर. अम्बेडकर, बस यही कानून मंत्री थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, महिला सदस्य थी? तो देखो महिलाएं थी 15, और एससी पूछ लेता है एससी कितने थे, एसटी पूछ लेता है एसटी कितने थे। याद रखना एससी 26 थे और एसटी 33 थे, महिलाएं 15 थी, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों पूछ लिए जाते हैं। महिलाएं कौन कौन थी ये आप देख सकते हो, और महिलाओं को चाहो तो पढ़ भी सकते हो एक बार, ठीक है, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लो, याद कर लेना। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए मैं बता दूं आपको, जो वाचन होते हैं वो कुल कितने वाचन हुए थे? तो कुल हुए थे 3 वाचन। ये तीसरे वाचन का पूछ रहा है कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 14 नवंबर 1949 से। कब? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ध्यान रखना 26 नवंबर, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर में संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, तो बस वहीं तक वाचन हुआ। तो तीसरे वाचन की डेट आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अब है संविधान पर विदेशी प्रभाव, ठीक है। तो जो संविधान पर विदेशी प्रभाव है, यहाँ से इसकी क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, ठीक है। यहाँ से जो है क्लास ओवर करते हैं और अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक। चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी, मैं ये आशा करता हूँ, और आप PYQ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर सिलेक्शन पाना है तो PYQ इज़ द मस्ट। अगर आप किताबों के चक्कर में रहोगे कि किताबें मैं पढ़ लूँ, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लूँ, उससे होने वाला कुछ नहीं है। किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप PYQ लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, और देखो PYQ से कुछ चीज़ें हैं मैं बता दूं, जैसे
क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं PYQ से, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको पता लग रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे ये देखो यूपी PCS जे में पूछा गया है, जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे की रणनीति, आगे के चैप्टर देखे होंगे, अब बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, यूपी जीके हो, जनसंख्या नगरीकरण हो, सारे टॉपिक को अच्छे से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देता हूँ मेरे दोस्तों में।